सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के एक अनदर वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपका बेसिकली एक वो टू डू लिस्ट ऐप है और एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐप होने वाला है कि इसको हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सी हेडिंग दे रखी है। इसका हमारे वेब ऐप का नाम है टास्क डेली टू डू लिस्ट ऐप। तो इसमें कैसे इसको वर्किंग कराने के लिए आपको टेक्स्ट इनपुट में अपना आगे का काम लिखना होता है, जैसे कि मेक वीडियो मैं लिख देता हूँ और इस प्लस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर विजिबल हो जाता है नीचे, और अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये बड़ा भी हो जाता है, और इस डस्टबिन बटन से ये डिलीट भी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा फाइन है। कोड भी इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोड भी इसका ठीक ठाक है, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और मेनली इस एप्लीकेशन में फोकस किया जाएगा आपके लोकल स्टोरेज पे। आप देखो, जैसे जो लोग नहीं जानते लोकल स्टोरेज होता क्या है, तो कोई नहीं, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता लग जाएगा। और ये फुली रिस्पॉन्सिव ऐप है। ये आप एक छोटे से लेकर एक बड़े कंप्यूटर स्क्रीन से लेकर एक टैबलेट, फिर एक आईफोन, कोई सी भी स्क्रीन में आप इसको कर सकते हो यूज़। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वेब वेब एप्लीकेशन। तो आपको कैसी लगी ये वेब एप्लीकेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तो अब हम देख लेते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले मैंने जो फ़ोल्डर में इसका कर रखा है स्टोर, तो मैं इस फ़ोल्डर को कर देता हूँ ओपन विद कोड। तो अभी मैं इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन करता हूँ और आप सभी लोगों को इस वेब एप्लीकेशन का कोड दिखाता हूँ। सो गाइज, अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो ऐसे ही पसंद आती है तो हमारे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको वेब एप्लीकेशन पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट आप कर सकते हैं, और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन भी खोल ली है। तो हम इसमें तीन लैंग्वेजेस का यूज़ करने वाले हैं, जो कि मेनली एक एप्लीकेशन बनाने में इन्हीं तीन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। और अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से लाइव सर्वर को लाइव कर देता हूँ, ताकि हम साथ के साथ इसका आउटपुट भी चेक करते रहेंगे। सो गाइज, ये कुछ होने वाली है हमारी वेब एप्लीकेशन। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल क्लोज ही कर देता हूँ, कोड बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये हमारी वेब एप्लीकेशन होने वाली है। मैं अगर कोड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो गाइज, हम तीन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जो हम करते ही हैं। एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाने में हम तीन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, HTML, CSS और JS। और जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, तो उसमें भी मैंने इन्हीं तीन लैंग्वेजेस का यूज़ किया है। HTML से हम स्केलेटन डिज़ाइन करेंगे, जो टेक्स्ट इनपुट्स वगैरह होते हैं वो डिज़ाइन करेंगे। CSS से हम उनको स्टाइल करेंगे, उनको कलर, उनका बॉर्डर, उनका डिफरेंट टेक्सचर जो अच्छा सा दिखे यूज़र को, तो वो सब डालेंगे हम हमारे CSS में। और बाकी JS तो ऑफ कोर्स दिमाग डालने के लिए यूज़ किया जाता है। JS में हम सारे फंक्शंस की डिटेलिंग करेंगे। अब अब हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन, ये यूज़ करता है एक इमेज भी है इसमें, जो कि जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये आप गूगल से भी उठा सकते हैं। अब ये वेब एप्लीकेशन यूज़ करता है एक चीज़ की। अब वो क्या है, मैं को पहले ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ। वो क्या है, वो है लोकल स्टोरेज। अब ये अगर आप एक बिगनर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा फील हो रहा होगा कि ये लोकल स्टोरेज क्या है, ये लोकल स्टोरेज क्या चीज़ है। तो असल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोकल स्टोरेज एक टाइप का डेटाबेस है जो आपको वेब ब्राउज़र प्रोवाइड कराता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इस वेब एप्लीकेशन का लोकल स्टोरेज क्या है। अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी, मैंने 3 बार लाइव सर्वर को क्लोज करके रीओपन किया, लेकिन तब भी मेरा ये यहाँ पर विजिबल है। तो ये लोकल स्टोरेज की खासियत है कि रिफ्रेश, ये मतलब जैसे अगर आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, विंडो रिफ्रेश करोगे, या फिर ब्राउज़र को रीओपन करोगे,
या फिर आप अगर जैसे कुछ भी अगर आप रिफ्रेशिंग करोगे तो उसमें आपका जो ये है आइटम है वो नहीं जाएगा। ये आपके लोकल स्टोरेज की खासियत होती है। और एक खासियत और होती है कि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब ये लोकल स्टोरेज होगा कहाँ? जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है जहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट खोल रखी है, इसका लोकल स्टोरेज कहाँ पर है? अब मेरे को लोकल स्टोरेज खोलने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को राइट क्लिक करना है, या अगर आपके में F5 वाला फंक्शन वर्क करता हो तो उस पर क्लिक करके इंस्पेक्ट करके अपना कंसोल खोल लेना है। अब कंसोल खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कंसोल के बगल में आप सभी लोगों को 2 एरो दिख रहे होंगे, 2 या 3 एरो। इधर जाकर आपको जाना है एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस पे जाने के बाद ये जो आपको साइड में इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें ही स्टोरेज में आपको एक दिखेगा लोकल स्टोरेज। इसमें जाना है, इसकी फाइल को एक्सपैंड कर देना है। इधर ये पोर्ट पे जाना है, ये हमारा पोर्ट का है और अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ, तब आप चेंजेस देखना। अभी मैं कंसोल को बंद करके वैल्यू इनपुट करता हूँ। आई हैव टू मेक वीडियो। सो यहाँ पर मैंने गाइस वैल्यू इनपुट कर दी है और अब मैं इंस्पेक्ट करूँगा। अब मैं इंस्पेक्ट करके लोकल स्टोरेज खोलूँगा तो देखिएगा लोकल स्टोरेज अपडेट हो जाएगा। अब मैं एप्लीकेशंस में जाऊँगा दोबारा से और लोकल स्टोरेज पे जाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे इस एरे के अंदर आई हैव टू मेक वीडियो स्टोर हो चुका है। तो अब हम ये अपडेट कैसे करेंगे हर नए के साथ, तो वो सब आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप सभी लोगों को लोकल स्टोरेज समझ आ गया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सभी लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो अब हम देखने वाले हैं अब हम इसका कोड समझने वाले हैं कि इसका कोड असल में क्या है। वैसे इसका कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है। HTML में बस 22 स्क्रिप्ट है और JS में इसका 34 स्क्रिप्टिंग है। JS में थोड़े न्यू टैग्स ऐड करे हैं हमने, न्यू स्क्रिप्टिंग ऐड करी है लोकल स्टोरेज की, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और CSS में तो 91 है, वो भी ज़्यादा नहीं है। CSS भी ईजी ही है। हमारा बेसिकली इस वीडियो में मेन फोकस लोकल स्टोरेज पे ही रहेगा और उसके कुछ एलिमेंट्स पे रहेगा। तो वीडियो पे बने रहिए। अब आपको पहले HTML से स्टार्टिंग करते हैं। तो HTML में यहाँ पर मैंने डॉक टाइप HTML वगैरह ये सब HTML की बॉयलर प्लेट में आ जाता है। और बाकी टाइटल मैंने टास्क डेली दे रखा है और मेटा नेम व्यूपोर्ट ये सब बॉयलर प्लेट में आता है। और फिर मैंने यहाँ पर CSS को लिंक किया है। फिर यहाँ पर मैंने फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स को भी लिंक किया है। मैंने HTML से गूगल फॉन्ट्स को लिंक किया है। आप CSS से भी कर सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने एक H1 टैग दिया है जो कि मैंने अपनी उसके लिए दिया है। अपनी जो मैंने हेडिंग दी थी ना, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, इसको हाफ स्क्रीन करके और इसको क्लोज करके। हाँ, इधर जो हेडिंग है वो ये H1 टैग है। मैंने H1 टैग दिया और यहाँ पर हेडिंग डिस्प्ले हो गई। फिर यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई है, div बनाई है जिसकी मैंने ID कंटेनर दी है। फिर उसके अंदर एक और डिव बनाई है जिसकी मैंने क्लास एलिमेंट्स दी है, जो कि बेसिकली एक कंटेनर मैंने इसलिए दिया ताकि ये जो आपको कार्ड सा डिस्प्ले हो जाए, इसलिए मैंने एक डिव कंटेनर दी है। और उसके अंदर के एलिमेंट्स को मैंने एक अलग डिव में रखा है। और फिर उसके अंदर मैंने एक इनपुट दिया है। इनपुट का मैंने टाइप तो सिंपल टेक्स्ट लिखा है बिकॉज इसमें आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। और प्लेस होल्डर ऐड आइटम रखा है। और बाकी प्लेस होल्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ऐड योर डेली टास्क या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो। फिर बटन मैंने क्रिएट किया है जो कि आपका ये प्लस बटन है जिसका मैंने ID BTN लिखी है। ऑन क्लिक ऐड एलिमेंट। अब ये क्या है? ऑन क्लिक बेसिकली एक इवेंट है जो कि होता है अगर बटन पे क्लिक हुआ हो तो क्या होना चाहिए। तो बटन पे अगर क्लिक हो तो ये वाला JS फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ये फंक्शन अब कहाँ से आया? ये फंक्शन मैंने इधर डिफाइन कर रखा है, ऐड एलिमेंट फंक्शन। अब ये हम JS बाद में देखेंगे, तो आप ये लिख दीजिए। और फिर टेक्स्ट में मैंने प्लस और बटन को क्लोज कर दिया।
फिर मैंने डिव को क्लोज किया, फिर एक इस लिस्ट के लिए मैंने एक अलग डिव खोली और जिसकी क्लास मैंने लिस्ट रखी और दोबारा इस डिव को क्लोज रखा। ये एम्प्टी रहेगी बिकॉज ये अपडेट होती रहेगी। फिर मैंने लास्ट डिव को भी क्लोज करके एक स्क्रिप्ट टैग ओपन किया जिसकी टेक्स्ट टाइप में जावास्क्रिप्ट रखूंगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट लिंक कर रहा हूँ। और फिर स्क्रिप्ट को भी क्लोज करके बॉडी क्लोज करके HTML क्लोज कर दिया। इतना ईजी HTML है। HTML इसका बहुत ईजी है। इस वीडियो में मेन फोकस JS ही रहेगा और CSS में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉडी है, मैंने बॉडी में हाइट दी है 100 VH, फिर बैकग्राउंड दिया है मैंने, आप कोई सा भी कलर दे सकते हो अपने मनपसंद। फिर ये 2 कलर क्यों दिए हैं मैंने, बेसिकली एक साइड है gradient.io जो कि आपको प्रोवाइड कराती है, ऐसे जैसे ये ट्रांजिशन दिख रहा है ना आपको बैकग्राउंड में, वो प्रोवाइड कराती है। आप वहाँ से जाके कलर पिकअप कर सकते हो। बाकी फॉन्ट फैमिली ओपन सेंस दे रखी है और पैडिंग टॉप दे रखी है 50 पिक्सल्स मैंने। फिर अब इस कार्ड के लिए, इस कंटेनर के लिए, इसका मैंने हाइट दे रखी है इसकी 400 पिक्सल और विड्थ दे रखी है 300 पिक्सल। मार्जिन मैंने टॉप और बॉटम के लिए दे रखी है 60 पिक्सल। लेफ्ट और राइट के लिए ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होती रहेगी ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे। और फिर मैंने बॉक्स की जो शेडो है, आपको शेडो सी दिख रही होगी, ये दे रखी है जिसका मैं कलर थोड़ा सा और डार्क ग्रे कर दूंगा जिससे और शैडोइश फील आएगी। और जिसकी मैंने 10px 5px 25px, अभी क्या है 10px है हमारा x वाला जो x एक्सिस की शैडो, ठीक है। और जो ये वाला 5px है ये y एक्सिस की शैडो। अब y एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है, तो y बेसिकली y होता है टॉप और बॉटम और x होता है लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट की शैडो मैंने 10px दिया और टॉप और बॉटम की 5px दी है। अब ये 25px क्या है, 25 पिक्सल मैंने इसका स्प्रेड रेडियस दिया है। आप इसको देखना, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए कैसे बोल्ड हो गई ना, एकदम शैडो बोल्ड हो गई, बट हमें बोल्ड नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी स्प्रेड चाहिए। तो मैं इसमें स्प्रेड रेडियस ऐड कर दूंगा जिसके कारण वो स्प्रेड हो जाएगी। फिर सिंपल आप कलर दे सकते हो। तो ये है शैडो का सिंटैक्स। बैकग्राउंड कलर तो मैंने वाइट दे रखा है, वो आपकी मर्जी रहेगी जौन सा भी आपको पसंद हो। फिर इनपुट के लिए मैंने बॉर्डर हटा दिया है, आपको दिख रहा होगा बॉर्डर नहीं है कहीं पर भी टेक्स्ट इनपुट में, बॉर्डर हटा दिया है। मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी और आउटलाइन भी हटा दी है। और फिर मैंने विड्थ रखी है 60%, कार्ड के जो लेंथ है उसकी 60% कवर करेगी। और मैंने पैडिंग 20 पिक्सल रखी है चारों दिशाओं से और पैडिंग राइट की तरफ से मैंने सेपरेटली दी है 50 पिक्सल्स की। फिर फॉन्ट साइज मैंने 20px रखा है। अब ये फॉन्ट साइज किस चीज का होगा, ये जो आप लिखोगे ना इसमें ये फॉन्ट साइज होगा 20px। BTN बटन जो हमारा बटन है प्लस बटन, वो उसका क्या हाइट 30 पिक्सल सिंपल, विथ 30 पिक्सल। मार्जिन मैंने दे रखी है ऑटोमेटिकली, वो चारों दिशाओं में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। बैकग्राउंड कलर आपके हिसाब से चलेगा। बॉर्डर तो मैंने नन कर दिया है ताकि कोई बॉर्डर ना हो, बटन के आसपास कोई बॉर्डर ना हो। बॉर्डर रेडियस मैंने थोड़ा उसको गोल कर दिया ना ताकि थोड़ा गोल सा लगे, तो इसलिए 50% बॉर्डर रेडियस। आउटलाइन में हटा दी। और मार्जिन साइज से मैंने दो बार ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी, एक बार हटा देते हैं। और फिर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल रखा है, जो ये प्लस है ना इसका साइज। और फॉन्ट वेट क्या होता है, अब देखो वेट जैसे हम एक्सेल में या वर्ड में हमने पढ़ा है बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। तो वेट होता है आपका बोल्डनेस, आपके लेटर की बोल्डनेस होती है वेट। तो मैंने यहाँ बोल्ड रखा है ताकि देखो ये प्लस थोड़ा काला काला से दिख रहा है ना, वो इसके कारण है। कर्सर पॉइंटर, ये क्या है लाइन, ये लाइन क्या बोलती है, ये लाइन ये बोलती है कि जैसे ही आपका कर्सर बटन के ऊपर जाएगा, होवर करेगा, तो आपको दिख रहा होगा कर्सर, ये जो अभी एरो है, ठीक है अभी एरो है, जब मैं होवर करूंगा तभी हाथ में बदल जाएगा। इस हाथ को पॉइंटर बोलते हैं। तो अगर आपको ये फंक्शनैलिटी रखनी है जो अच्छी लगती है बटन में, तो आप इसको कर्सर पॉइंटर रख सकते हो। फिर जब बटन होवर हो तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड, तो वो हो, तो ये
इसके इसके कारण होगा, ये इस प्रॉपर्टी के कारण हैशटैग BTN कोलन होवर। फिर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा रेड में, आपकी मर्जी, आपको कोई सा भी पसंदीदा कलर हो। हेड, अब इस हेडर के लिए मैंने दिया है कलर, दिया है वाइट, टेक्स्ट कलर मैंने वाइट दिया है। हेडिंग में देखो टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है। फिर मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दिया है, जो सेंटर ही अच्छा लगता है। फिर मैंने एलिमेंट्स, ओके, फिर मैंने एलिमेंट्स बेसिकली सब कुछ है, पूरा कार्ड है ना, और कार्ड के ये लिस्ट और ये, रुको मैं ये आइटम डिलीट कर देता हूँ। कार्ड के लिए ये टेक्स्ट इनपुट और ये बटन, ये सब एलिमेंट्स में आता है। इसकी मैंने पैडिंग दी है 20 px दी है लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, और 0 px दी है मैंने लेफ्ट एंड राइट की। फिर लिस्ट, अब ये जो लिस्ट है इसके लिए क्या किया है मैंने, लिस्ट के लिए मैंने हाइट दी है 75 px, विथ दी है 100%, px नहीं परसेंट, सॉरी 75%, 100%। मार्जिन चारों दिशाओं से ऑटोमेटिकली, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे पूरी वेबसाइट, कोई प्रॉब्लम ना आए छोटे मोबाइल यूजर को। फिर मैंने मार्जिन सेपरेटली, राइट में दिए 0, लेफ्ट में 0 दिए, और बॉटम में 0 दिए सेपरेटली। और ओवरफ्लो y और ओवरफ्लो x, अब ये क्या है, मैं कुछ ऐड करता हूँ, लाइक ये मैं ऐड करता हूँ, ये मैं अलग अलग ऐड कर देता हूँ। ये ऐड किया और ये ऐड किया, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे, अभी मैं और ऐड कर देता हूँ। इधर मैंने एक और ऐड कर दिया, और एक और ऐड कर दिया। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि ये बॉक्स को एक्सीड कर रहा है, तो ये स्क्रॉल होगा। बट ये, अब ये देखो कहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, ये y में स्क्रॉल हो रहा है, y यानी टॉप बॉटम, ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है ये, बस लेफ्ट राइट नहीं होगा। देखो मैं एक बड़ा सा मैसेज लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मैसेज लिखा, लेकिन देखो ये बड़ा सा मैसेज वर्ड ये ब्रेक हो गया, बट वो लेफ्ट एंड राइट में स्क्रॉल मैंने ऑप्शन मना कर दिया। तो ओवरफ्लो का बेसिकली मतलब यही होता है कि y यानी टॉप एंड बॉटम में स्क्रॉल होगा, x यानी लेफ्ट राइट में नहीं होगा। अब देखो अगर मैं इसको भी स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर मैं इसको भी स्क्रॉल कर दूं, तो देखो हो गया ना, ऐसे भी स्क्रॉलेबल। देखो नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया। अगर आप छोटे से देखोगे तो इधर एक छोटा सा स्क्रॉल बार आ चुका है नीचे लेफ्ट राइट की तरफ, ये स्क्रॉल बार आ चुका है एक। तो ये इस चीज का काम करता है। अभी मैं इसको हिडन ही कर देता हूँ, बिकॉज लेफ्ट राइट में वो ना रहे, वही अच्छा लगता है। अब मैं इनको मैसेजेस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब लिस्ट वेबकिट स्क्रॉल बार, इसका आप सिंटैक्स नोटिस कर सकते हो, डॉट लिस्ट, बिकॉज लिस्ट एक क्लास है, तो डॉट लिस्ट कोलन कोलन और ये हाइफन वेबकिट हाइफन स्क्रॉल बार। ये क्या चीज है, ये बेसिकली कोई भी वेब ब्राउजर के स्क्रॉल बार को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका मेन मोटिव यही होता है, जैसे कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे वर्क कर रहा हूँ या मैं क्रोम पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं उसके स्क्रॉल बार को मॉडिफाई कर पाऊंगा इस चीज का यूज करके। ये है तो बहुत अच्छी चीज, बट मैंने बस एक ही चीज करने के लिए इसका यूज किया है। अपीयरेंस मैंने स्क्रॉल बार का नन कर दिया, यानी वो दिखाई ना दे। इसी वजह से आपको स्क्रॉल बार दिख नहीं रहा टॉप बॉटम का, बस इसी वजह से, बिकॉज मैंने अपीयरेंस नन कर दिया और वो अच्छा भी लग रहा है कि दिखता नहीं है स्क्रॉल बार। तो इसको आप कहीं पर भी जॉट डाउन कर सकते हो कि इस सिंटैक्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप किसी भी वेब ब्राउजर के स्क्रॉल बार को मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से। अब दोबारा हम एलिमेंट क्लास में आ जाते हैं। एलिमेंट क्लास में फिर हम पोजीशन, ये एलिमेंट, रुको मैं आपको समझाता हूँ। ये एलिमेंट क्लास और डॉट एलिमेंट्स, इसमें एस है उसमें एस नहीं है, इन दोनों में अंतर है। ये एलिमेंट बेसिकली जैसे मैंने कोई भी ऐड किया तो ये एलिमेंट है और वो एलिमेंट्स एस है। तो ये वाली क्लास हमने HTML में क्रिएट नहीं करी, ये हमने JS में क्रिएट करी थी। ये
हमने इधर जेएस में ये वाली क्लास क्रिएट करी थी, ये इधर क्रिएट करिए एलिमेंट, ये क्रिएट करिए क्लास एलिमेंट। तो ये हमने जेएस में क्रिएट करी है, इसलिए हम इसको, लेकिन स्टाइल तो सीएसएस में ही करेंगे, तो इसलिए स्टाइल हम सीएसएस में कर रहे हैं। पोजीशन रिलेटिव रखी है ताकि हम विथ हाइट सब यूज कर पाए। विथ हमने 55% रखी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ रखा है और ट्रांजिशन रखा है, छोटा सा बहुत कम सेकंड्स का ट्रांजिशन दिया है, ताकि थोड़ा जैसे जब भी मैं मैसेज टाइप करूं और जब मैं ऐड हो मैसेज तो थोड़ा ट्रांजिशन से ऐड हो। 0.2 सेकंड्स का रखा है। बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी है, मैंने व्हाइट रखा है। कर्सर मैंने पॉइंटर रखा है, जैसे इसके ऊपर होवर हो तो वो हाथ बन के आ जाए। और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल दिया। बॉर्डर थोड़ा सा घुमा हुआ है बट वो बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा। पैडिंग दी रखी है, लेफ्ट की तरफ को दे रखी है 20 पिक्सल्स, राइट की तरफ को 80 पिक्सल्स। वर्ड रैप ब्रेक वर्ड, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कोई बड़ा वो टाइप कर रहा था तो आपको दिख रहा होगा कि वर्ड ब्रेक हो रहा था। मैंने टाइप किया, प्लस पे क्लिक किया, ये वर्ड ब्रेक हो गया बीच बीच में। इसका मेन रीजन इसी लाइन ऑफ कोड में छुपा हुआ है। इसको अगर आप डाल दोगे ना तो वो अपने साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली वर्ड को ब्रेक करता रहेगा बीच बीच में से। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको अपनी वेबसाइट में लगाने से बहुत फायदा हो जाता है। डॉट एलिमेंट डॉट डस्टबिन, अब ये क्या चीज़ है? डॉट डस्टबिन, अब हम एलिमेंट क्लास है, जो एलिमेंट है इसके डस्टबिन, ये जो डस्टबिन फोटो है इसको करेंगे स्टाइल। तो इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट रख रहे हैं। मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चारों दिशाओं से। हाइट 30 पिक्सल। मार्जिन टॉप की और बॉटम और राइट इनकी हम सजेस्ट कर रहे हैं। टॉप की 0, बॉटम की 0 और राइट की 10 पिक्सल। फिल्टर ग्रे स्केल, अब असल में ये आपको डस्टबिन ग्रे कलर का दिख रहा है, लेकिन असल में ग्रे कलर का है नहीं, असल में ये रेड कलर का है। अब मैंने इसको ग्रे कैसे कर दिया? मैंने एक फिल्टर डाला इसमें ताकि इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दूं मैं। तो मैंने इसमें एक फिल्टर डाला ग्रे स्केल, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। बस इसलिए फिल्टर डाला, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी वे फिल्टर में। फिर अब जब ये एलिमेंट होवर हो तब क्या हो? तब देखो, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वो थोड़ा उभर के नहीं आ जा रहा, तो मैं वो ट्रांसफॉर्म होके उसका थोड़ा बड़ा हो रहा है साइज। तो साइज को कोडिंग भाषा में स्केल बोला जाता है। तो इसलिए मैं ये लाइन ऑफ कोड रखता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूं, अब रखे तो देखो नहीं हो रहा ना होवर, बस कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है। डिफरेंस यही है, ट्रांसफॉर्म लिखो और साइज बढ़ाने के लिए कोडिंग भाषा में स्केल कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा स्केल, स्केल लिखा और 1.1% साइज आपको इंक्रीज करना है, तो इतना इंक्रीज होगा। देखिए बहुत सिंपल सा कोड था, दोनों CSS और HTML। अब हम वर्क करेंगे JS में। JS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम थोड़ा सा, बाकी तो बहुत इजी, JS भी इजी है। ये वेबसाइट बहुत सही है। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है और आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एम्प्टी एरे टाइप वेरिएबल बनाया एलिमेंट्स, ठीक है। एरे टाइप वेरिएबल बनाया एलिमेंट जो कि खाली है, हमने उसको खाली छोड़ रखा है क्योंकि उसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया इनपुट। इस वेरिएबल में इस टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू जाके स्टोर होगी, इस टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू इसमें जाके स्टोर होगी। अब ये क्वेरी सिलेक्टर क्या है? अब आप जरूर ये मन में सोच रहे होगे कि क्वेरी सिलेक्टर क्या चीज़ है, हम तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यूज करते थे। क्वेरी सिलेक्टर है, जब आपका क्वेरी सिलेक्टर क्या है? क्वेरी सिलेक्टर कोई भी CSS सिलेक्टर की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ मैंने उसका आईडी यूज नहीं करी, यहाँ मैंने उसका नाम यूज किया है, इनपुट है उस सिलेक्टर का नाम, तो इसलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर यूज किया है। अब मैंने, आप यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भी कर सकते हो, बट ज़्यादा फायदा इसमें है क्वेरी सिलेक्टर में, बिकॉज ये थोड़ा जल्दी और ये थोड़ा कोड को शॉर्ट करता है।
फिर मैंने यहाँ पर यूज किया विंडो डॉट ऑनलोड इज इक्वल टू फंक्शन। अब ये क्या चीज है, ये तो सिंटेक्स ही डिफरेंट है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये कुछ नहीं है, जैसे हम क्या क्या लिखते हैं, लाइक हम HTML में जाते हैं, इधर अपना ये डालते हैं, इधर अपना इवेंट डालते हैं, ऑन क्लिक डाला इज इक्वल टू लगाया, ये डाला, और अपना फंक्शन लिखेंगे ऐड एलिमेंट लिख देंगे, ऐड एलिमेंट लिखेंगे, ये डाल देंगे और ये डाल देंगे। इतना सा काम हम करते हैं इसमें ऐड करने के लिए एलिमेंट को, ठीक है। अब जरा मैं इसका नाम चेक कर लेता हूँ, ए स्मॉल है, तो हम इतना सा काम करते हैं। अब इसकी जगह और भी तरीके हैं इसको ऐड करने के, उनमें से एक तरीका ये है, बट इस तरीके में हम फंक्शन को नाम ही नहीं देते, बिकॉज हमें फंक्शन कहीं और यूज ही नहीं करना। जब आपको किसी का नाम लेना ही नहीं है तो आप उसका नाम रखोगे ही क्यों। जैसे मेरे को अपने दोस्त का, मैं उसका नाम ही नहीं लेता कभी, तो मैं उसका नाम रखूंगा ही नहीं, उसका नाम का कुछ फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम इस फंक्शन का नाम ही नहीं रखेंगे, बिकॉज हम इसका कुछ यूज ही नहीं करेंगे, बस यहीं पर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ विंडो ऑन लोड। तो जब विंडो लोड होती है, जब विंडो रिफ्रेश होती है या जब विंडो खुलती है, तब ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। कौन सा फंक्शन, नाम ही नहीं है, विदाउट नेम फंक्शन, ब्लैंक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब वो फंक्शन क्या है, अगर जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू नल। अब कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमने पहले किया हो, ना तो हमने जेसन किया, ना पार्स किया, ना लोकल स्टोरेज, ना गेट आइटम। तो इस पूरी लाइन का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, जेसन डॉट पार्स कुछ नहीं होता। जेसन डॉट पार्स होता है जब आपको कोई एरे टाइप वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, तब आप यूज करते हो जेसन डॉट पार्स का। जेसन डॉट पार्स का इतनी सिंपल सी डेफिनेशन, तब आप इसका यूज करते हो। अब हम जेसन डॉट पार्स का यूज क्यों कर रहे हैं, हम लोकल स्टोरेज के आइटम को एरे, लोकल स्टोरेज में आइटम स्टोर के किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिंग टाइप फॉर्म में होते हैं, बट हमारा वेरिएबल तो एरे में है, तो हम उसको एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अब हम लोकल स्टोरेज से आइटम लेंगे तो लेंगे कैसे, तो हमें उसके लिए वाला कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। फिर आइटम क्या, आइटम कौन सा चाहिए, एलिमेंट्स का आइटम चाहिए, तो इसलिए हमने ये लाइन लिखी। और अगर वो नल नहीं है, जैसे खाली, तो मैंने प्लस पे क्लिक करके कुछ नहीं होगा, देखो खाली मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए नल नहीं है तो आगे कुछ एग्जीक्यूशन होगा। तो क्या होगा अगर नल नहीं है, एलिमेंट्स इज इक्वल टू, एलिमेंट्स एक वो हमने कास्ट बनाया है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एलिमेंट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, वही लाइन लिखी है, एलिमेंट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमें इस एलिमेंट एरे टाइप वेरिएबल में लोकल स्टोरेज के आइटम स्टोर कर रहे हैं, फिर हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, सिंपल सा। कॉन्सोल डॉट लॉग तो डिस्प्ले के लिए यूज होता है, इतना तो हमें पता है, और बस उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। और फिर नीचे एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले। ये क्या है, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ तक तो समझ आ गया ना पूरा, सारे कीवर्ड्स वगैरह। और अगर आ गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से। और अगर आपने कुछ नया सीखा है वीडियो में तो अभी वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस, तो अब हम थे फंक्शन डिस्प्ले पे। तो फंक्शन डिस्प्ले में बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये तो वही है, हम क्वेरी सिलेक्टर करके डॉट लिस्ट, यानी डॉट लिस्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लिस्ट एक क्लास है, तो उसके इनर HTML हम उसके अंदरूनी HTML को चेंज कर रहे हैं। अब मैं एकदम शुद्ध हिंदी में आपको समझाता हूँ, अंदरूनी HTML को हम चेंज कर रहे हैं, यानी उसकी इनसाइड वाली जो HTML है ना, जो हमने HTML लिखी है, उसको चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमने ब्लैंक रखी है, अभी नल रखी है।
अब हम यहाँ फॉर लूप का यूज करते हैं। अब फॉर लूप क्या है? फॉर वेरिएबल आई। फॉर लूप में तो एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आई वेरिएबल हमने क्रिएट किया। और आई क्या है? आई है एलिमेंट्स डॉट लेंथ। एलिमेंट्स यानी जो हमारे लोकल स्टोरेज के आइटम हमने एलिमेंट्स में स्टोर कर दिए थे ना, तो उसकी लेंथ हमने उस एरे की लेंथ निकाली, उसमें 1 को घटाया और वो स्टोर किया आई में। सिंपल सा हमने एक इसमें मैथ्स टाइप का फॉर्मूला लगाया कि हमने जो अपने एलिमेंट्स एरे है उसकी लेंथ ली। डॉट लेंथ यूज होता है एरे की लेंथ लेने के लिए, तो उसकी हमने लेंथ ली और उसमें से 1 माइनस किया और उसको उस जो वैल्यू आई लास्ट में उसको आई वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब अगर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर आई 0 से बड़ा या इक्वल है तो आई डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे 0 से तो कम हो ही नहीं सकता, जैसे 3 है तो 2 है तो 1 हो जाएगा, ऐसे। फिर हम यूज करेंगे दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट लिस्ट। फिर अब हम उसके इनर एचटीएमएल को चेंज करेंगे। अब हम ये सब ऐड करेंगे। अब हम इसमें डस्टबिन दिखाएंगे और एक ये डिव बना के ये विजिबल करवाएंगे। तो अभी हम एक सेंटर टैग यूज कर रहे हैं। सेंटर टैग क्या है? सेंटर टैग जैसे अलाइनमेंट सेंटर रखने के लिए सेंटर टैग को यूज करते हैं। और ये सब डबल कोट्स में रखेंगे बिकॉज हमें इनर एचटीएमएल कर रहे हैं ना, तो डबल कोट्स में रखना पड़ेगा। सेंटर टैग, फिर एक डिव बनाई, फिर हम अपनी एरे को भी तो ज्वाइन करेंगे ना, बिकॉज ये तो एरे ही है। तो एरे को, और ये आई क्यों लिख रहा हूँ मैं? बिकॉज एरे की वैल्यू तो आई होगी ना, हमने ऊपर फॉर लूप में किया तो एरे की वैल्यू आई होगी। फिर एक इमेज ऐड करी है जो कि डस्टबिन है, क्लास डस्टबिन दी है, सोर्स दे दिया हमने, ऑन क्लिक डेल, ये डेल भी हम नीचे डिफाइन करेंगे, डेल। और डेल के बाद ब्लैंक प्लस आई प्लस ब्लैंक। अब ये क्या चीज है? ये है कि हमारी आई तो हमारा वो हो गया एरे, ब्लैंक आई, और जो जितने भी वाइट स्पेसेस होंगे ना, जैसे अगर मैं लिखूंगा ब्लैंक एम ब्लैंक, तो वो वाइट स्पेसेस डिलीट करेगा, फिर वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है। फिर डिव को क्लोज किया, सेंटर को क्लोज किया और एक br टैग दे दिए ब्रेक करने के लिए लाइन। सिंपल सा फॉर लूप था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या डाउट हो या बताना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को तो ऑल टाइम सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो फंक्शन ऐड एलिमेंट, अब ऐड एलिमेंट फंक्शन क्या है? अब ऐड एलिमेंट फंक्शन हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, लिखेंगे। तो इफ अगर इनपुट क्या है? इनपुट ये है हमारा टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू डॉट ट्रिम। अभी ट्रिम क्या चीज है? अरे हमें तो ट्रिम पता ही नहीं। अब कैसे? ट्रिम कुछ नहीं है। जैसे कि हम जैसे ट्रिम क्या है ना, ट्रिम एक कीवर्ड है जो आपके इनपुट की वैल्यू के वाइट स्पेसेस रिमूव करता है। जैसे अगर मैं लिखूंगा एम, तो ये वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, लेकिन बीच के नहीं होंगे। जैसे अगर मैं लिखूं एम वाइट स्पेस ए, तो ये वाला रिमूव नहीं होगा, बिकॉज बीच के नहीं करता है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग के रिमूव कर देगा, बीच के नहीं करेगा रिमूव। तो ये इसका रूल होता है। डॉट ट्रिम, तो हम इसकी वैल्यू को ट्रिम कर रहे हैं और लिख रहे हैं इज और नॉट इक्वल टू नल। तो दोबारा से अगर इनपुट नल होगा तो कैसे मैसेज भेज जाएगा? नहीं भेजेगा। तो अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूशन होगा आगे। तो एग्जीक्यूशन होगा कि एलिमेंट डॉट पुश। अब देखो, एरे में लास्ट में, कोई भी एरे के लास्ट में कोई भी चीज ऐड करने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए हम एक सिंपल फंक्शन का यूज करते हैं जो होता है पुश। पुश फंक्शन यूज करते हैं हम एरे के लास्ट में आइटम ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ एलिमेंट से एक एरे है जिसके लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारी इनपुट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट रिम। फिर हम जा रहे हैं लोकल स्टोरेज में। अब हमने ऊपर गेट आइटम यूज किया है, अब यहाँ हम यूज करेंगे सेट आइटम। अब हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, अपने डेटाबेस में सेव करेंगे आइटम।
किस फॉर्म में करेंगे, हम उसको करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अपना वेरिएबल हो गया एलिमेंट्स, फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वेरिएबल वाला एलिमेंट्स। अब आप सभी लोग सोच रहे होगे ये क्या चीज है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हमने हमने पार्स तो देख लिया, पार्स होता है स्ट्रिंग टाइप डेटा को एरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्ट्रिंगिफाई उसका जस्ट उल्टा है, स्ट्रिंगिफाई करता है एरे टाइप डेटा को उसमें स्ट्रिंग टाइप डेटा में। जैसे नाम भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई करना। तो एलिमेंट्स असल में एरे में है, बट लोकल स्टोरेज तो एरे में एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, लोकल स्टोरेज में तो स्ट्रिंग टाइप चाहिए डेटा, तो इसलिए लोकल स्टोरेज के लिए हम उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम अपना सिंपल डिस्प्ले फंक्शन को करेंगे एग्जीक्यूट, और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी से। फिर देखो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, जैसे ही मैं इसमें लिख रहा हूँ और प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इनपुट बटन इन ऐड क्यों नहीं हो रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर मैंने नाम गलत लिख दिया। अगर मैं यहाँ लिखूं मयंक, देखो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो कि जैसे ये ऐड हुआ वैसे ही ये देखो ये टेक्स्ट इनपुट क्लीन हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो वो इस लाइन की वजह से हुई, इस लाइन ऑफ कोड की वजह से हुई। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने इस CSS सिलेक्टर को पुकारा कि भाई आ जाओ जल्दी से, तुम अपनी वैल्यू को 0 कर लो, तो मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके नल कर दिया। अब हमने सारे फंक्शन के लिए कोड कर दिया, अब ये डस्टबिन तो रह गया, ये डिलीट कैसे वर्क करेगा। तो इस डिलीट के लिए हम पहले एक डेल फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इंडेक्सन रखते हैं, इंडेक्सेशन रखेंगे, और फिर हम यूज करेंगे एलिमेंट, एक एरे है ना, तो एलिमेंट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को स्लाइस करते हैं, जैसे आम को आप स्लाइस करते हो तो आप आम का कोई थोड़ा सा पार्ट आप खा जाते हो, तो वैसे ही स्प्लाइस होता है, कोई एरे का छोटा सा पार्ट आप लेना, उसको स्प्लाइस कहते हैं। तो हम स्प्लाइस करेंगे, कहाँ कहाँ से हम करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स से करेंगे, और एक ही वर्ड हमें स्प्लाइस करना है, पूरा एरे स्प्लाइस नहीं कर देना। क्योंकि अगर मैं मयंक लिखूं और इस पे क्लिक करूं, एम लिखूं और इस पे क्लिक करूं, सब्सक्राइब लिखूं और इस पे क्लिक करूं, सब्सक्राइब की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, और अगर मैं दोबारा से सही स्पेलिंग वाला सब्सक्राइब लिखूं और इस पे क्लिक करूं, तो अब मैं एक डस्टबिन पे क्लिक कर रहा हूं तो वही तो डिलीट हो रहा है ना, बाकी तो नहीं हो रहे। तो इसलिए हमने इसको यूज किया है, बिकॉज एक ही करना है हमें, पूरा एरे डिलीट नहीं करना। फिर हम दोबारा लोकल स्टोरेज के पास जाएंगे, फिर दोबारा उसमें आइटम को अपडेट करेंगे, फिर दोबारा आइटम को कैसे अपडेट करेंगे, एल डॉट सेट आइटम से लोकल स्टोरेज में आइटम अपडेट किए जाते हैं, गेट आइटम से लोकल स्टोरेज से आइटम लिए जाते हैं, जैसा उनका नाम सजेस्ट करता है। फिर यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं अपना वेरिएबल, फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हम इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देंगे एलिमेंट्स को, और फिर डिस्प्ले कर देंगे अपना डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। बहुत इजी था, इतना भी हार्ड नहीं था JS। कोई भी डाउट हो, अगर आप सभी लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाके कर सकते हो, और जो भी मेन चीज़ें होंगी वो मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की, जैसे इसकी लिंक और कोड वगैरह भी मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की, और ये फ़ोटो भी, इमेज भी जो है ट्रैश कैन की, ये भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और आज से हम हो रहे हैं लाइक रेगुलर होंगे अब अपनी वीडियोस में, तो इसलिए आप चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, बिकॉज अब वीडियो आने वाली हैं बहुत सारी और अलग अलग वेबसाइट्स पे, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एक ब्लॉग वेबसाइट पे। आप एक रिस्पॉन्सिव ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड JS कैसे बना सकते हो, तो इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, एंड थैंक यू। और मैं बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, एंड थैंक यू। और मैं बताना ही भूल गया, स्टार्टिंग में मैं बोलना तो चाहता था बट अब मैं बताना भूल गया ये कि आज हमने वीडियो बनाई है हिंदी में, बिकॉज मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से कि अपनी हिंदी में वीडियो बनाई जाए, अपनी भाषा में वीडियो बनाई जाए,
जिससे आपको भी कन्वीनियंस हो। मेरे को तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा होती है हिंदी में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर थोड़ा-सा भी अगर आपको काम पसंद आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, एंड कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोलना, बिकॉज़ मेरे को लग रहा है कि जीएस एक्सप्लेन हुआ है कि नहीं अच्छे से, और कैसी लगी वेबसाइट ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। चलिए बाय एवरीबॉडी एंड साइन आउट।